2025 में यूएफसी चैंपियंस के सबसे मुश्किल मैचअप्स यानी कि नाइटमेयर मैचअप्स कौन रहने वाले हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। जहां पर स्टार्ट करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन से, जिधर करंट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि एलेजेंड्रे पेंटोचा का अभी कोई भी ऐसा ओपोनेंट है जो उसके लिए नाइटमेयर मैचअप होगा। अभी पेंटोचा अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहा है, जहां पर उसने मोस्ट ऑफ द टॉप 10 फाइटर्स को ऑलरेडी बीट करके रखा है। और ये सेम चीज मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहने वाली है। बट इसी के साथ एक ऐसा फाइटर है जिसने ऑलरेडी एलेजेंड्रे पेंटोचा को बीट किया है, और शायद से वही ऐसा फाइटर है जो दूसरी बार भी एलेजेंड्रे पेंटोचा को बीट कर सकता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन जो बैंटवेट डिवीजन में जा चुका है, यानी कि डेविसन फिगरेडो के बारे में, जिसने नॉट ओनली फाइट में पेंटोचा को बीट किया था, बट वो एक ऐसा फाइटर है जिसने अपने पंच से एलेजेंड्रे पेंटोचा की आयरन चिन को ब्रेक करके उसे नॉकडाउन भी किया था। बट सबसे डिफिकल्ट चीज जो रहने वाली है वो डेविसन फिगरेडो के वेट कट को लेकर है, क्योंकि अब वो शायद से 36 या फिर 37 इयर्स का हो चुका है, और इसके पूरे करियर में वो बहुत मुश्किल से 125 पाउंड्स को बनाता था। तो अब इस एज में जहां पर अब उसकी बॉडी बैंटवेट डिवीजन के लिए यूज टू हो रही है, तो उसके लिए फिर से अपनी बॉडी को वेट कट के लिए पनिश करना और 125 पाउंड्स तक बनाना, ये मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। बट अगर फाइट की बात करें तो डेविसन के पास वो पावर है एंड ऑल्सो उसके पास वो ग्रैपलिंग स्किल्स भी हैं, जिससे कि वो पेंटोचा के टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। और अगर वो टेक डाउन भी हो जाता है तो उसके पास उतनी एबिलिटी है कि वो वापस फीट में खड़ा होगा, और वो बहुत ही कम ऐसे फाइटर्स में से एक है जो एलेजेंड्रे पेंटोचा के ऊपर प्रेशर को डाल सकते हैं। तो फ्लाईवेट डिवीजन में डेविसन फिगरेडो एक नाइटमेयर मैचअप है, वेयरएज मूविंग ऑन टू द बैंटवेट डिवीजन जिसका करंट चैंपियन मिराब दुलिशवली है, तो यहां पर मुझे लगता है मिराब का भी सिर्फ एक ही बड़ा नाइटमेयर मैचअप है, और वो ओपोनेंट उसके साथ नेक्स्ट ही फाइट करने वाला है, यानी कि अनडिफीटेड फाइटर उमर नुरमागोमेडोव। अगर तो मिराब उमर को बीट कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसे कोई भी फाइटर बीट कर सकता है। बस एक ऐसा फाइटर बचा है जो नॉट ओनली मिराब को स्टैंड अप में प्रॉब्लम दे सकता है, बट ऑल्सो उसे ग्राउंड में लेके जाकर भी बीट कर सकता है। उमर मिराब के लिए एक काफी डिफिकल्ट ओपोनेंट रहने वाला है, और ये फाइट मुझे लगता है काफी क्लोज जा सकती है, जहां पर अगर तो मिराब अपने प्रेशर को जैसे वो हर एक फाइट में करता आ रहा है वैसे वो उमर के ऊपर पुट इन नहीं कर पाया, और जो अभी तक मिराब के बहुत सारे ओपोनेंट्स नहीं कर पाए वो अगर उमर कर लेता है, जिधर वो मिराब के ऊपर प्रेशर को डालकर उसे ग्राउंड में लेके जाता है, तो फिर ये फाइट कंप्लीट ऑपोजिट जा सकती है। और ये मुझे लगता है एक काफी इफेक्टिव मेथड हो सकता है मिराब के उस कार्डियो प्रेशर को काउंटर करने का। ऑल्सो फीट में भी अगर हम बात करें तो उमर नुरमागोमेडोव एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है। वो मिराब को अपने पंचेस या फिर मेनली किक से काउंटर कर सकता है, क्योंकि मिराब का हम जानते हैं कि वो फीट में एक काफी वाइल्ड फाइटर है, जहां पर वो मूव बहुत ज्यादा करता है और उसके पंचेस भी काफी डिफरेंट एंगल से आते हैं, बट वो ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं। और यहीं पर अगर उमर अपनी टाइमिंग को सेट कर लेता है तो वो मिराब की इस वाइल्ड मूवमेंट को काउंटर भी कर सकता है। तो आई थिंक सो बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली का जो नाइटमेयर मैचअप है वो उमर नुरमागोमेडोव ही है। जहां पर मूविंग ऑन टू द फेदरवेट डिवीजन, तो यहाँ का चैंपियन इलिया टुपुरिया है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी लग रहा है कि इलिया का कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं है जो उसके लिए पूरी फाइट में एक नाइटमेयर मैचअप हो सकता है। बट फिर भी अगर मुझे ओपोनेंट्स के नाम लेने हो तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डिएगो लोपेस और मोवजार इवलॉइव। डिएगो लोपेस से स्टार्ट करें तो ये एक ऐसा फाइटर है जिसके पास बहुत बड़ी साइज की एडवांटेज रहने वाली है इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट। और बेशक वो इलिया की तरह ज्यादा टेक्निकल बॉक्सर ना हो, बट अगर रॉ पावर की बात करें तो फॉर श्योर मुझे लगता है डिएगो लोपेस के पास ज्यादा पावर है इलिया टुपुरिया से, एंड ऑल्सो उसके पास वो ग्रैपलिंग स्किल्स भी हैं, जहां पर अगर तो इलिया टुपुरिया फाइट को ग्राउंड में लेके जाता है तो वो इलिया टुपुरिया को वहां पर काउंटर कर सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सब मुझे लगता है कि लास्ट करेगा 2 राउंड्स के लिए, क्योंकि जैसे हम लोपेस को जानते हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द राउंड से ही अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने का देखता है, जिसकी वजह से वो काफी पावर को यूज कर देता है। और यही चीज उसकी इस फाइट में डाउनफॉल भी बन सकती है, क्योंकि अगर फाइट पास्ट 2 राउंड्स में जाती है तो फिर वो थोड़ा सा गैस आउट होगा, और यहां से फिर बेसिकली इलिया टुपुरिया उसे पिक अपार्ट करने वाला है, और मे बी उसे लेट राउंड्स में नॉकआउट भी कर दे। अब क्योंकि इस वीडियो में मैं बस चैंपियंस के जो ओपोनेंट्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसीलिए पहले 2 राउंड्स में डिएगो लोपेस के पास वो एब्सोल्यूट पावर है जिससे कि वो इलिया टुपुरिया को नॉकआउट कर दे। और फाइट के स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि जो इलिया टुपुरिया अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर को डालता है वो डिएगो लोपेस के अगेंस्ट करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि लोपेस एक ऐसा फाइटर है जो खुद भी प्रेशर फाइटर है, और जैसे मैंने कहा कि उसके पास वो वाली रॉ पावर है जिससे कि अगर वो अपने पंचेस को स्विंग करता है और इलिया टुपुरिया बैक डाउन ना होके अगर ब्रॉल करने लग पड़ता है तो मे बी डिएगो लोपेस इलिया टुपुरिया को नॉकआउट कर दे।
अब सेकंड ओपोनेंट का जो मैंने नाम लिया वो मोवजा रिवलॉइव है, जहां पर रिसेंटली मोवजा रिवलॉइव काफी क्लोज से अपनी फाइट्स को विन कर रहा है, बट वो स्टिल अनडिफीटेड फाइटर है। और जिस वे से मुझे लगता है कि मोवजा रिवलॉइव इलिया टुपुरे को बीट कर पाएगा वो मे भी काफी लोगों को एक बोरिंग वे लगे। जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट में हमने देखा था कि मोवजा ने अपनी ग्रैपलिंग को काफी और इंप्रूव कर लिया है, और यही चीज से मुझे लगता है कि वो मे भी इलिया टुपुरे को भी बीट कर दे। जहां पर मेथड तो फॉर श्योर बोरिंग रहेगा, बट मुझे लगता है कि मोवजा इलिया टुपुरे को बार बार ग्राउंड में लेके जाकर उसे बेसिकली टाइट कर सकता है। और इवन अगर मोवजा ग्राउंड में इलिया टुपुरे के ऊपर ज्यादा डैमेज को दे भी नहीं पाया, बट फिर भी उसके बाद जब भी फाइट स्टैंडिंग रहेगी तो वो इलिया टुपुरे के उस नॉकआउट एलिमेंट को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसने काफी टाइम तक इलिया टुपुरे को ग्राउंड में होल्ड करके रखा होगा। तो मोवजा के लिए इलिया को हराना मुझे लगता है कि उसे बार बार इलिया के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करना होगा और बेसिकली इलिया को ग्राउंड में ही होल्ड करना है। और आई नो कि इलिया के पास भी काफी अच्छी ग्राउंड गेम है, जहां पर फॉर श्योर वो स्टार्टिंग ऑफ द टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले या फिर टेक डाउन होने के बाद वापस खड़ा हो जाए। बट अगर मोवजा मिराब दिलिशवली की तरह हर 10 सेकंड में टेक डाउन को शूट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इलिया टुपुरे इतने ज्यादा टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा। तो बोरिंग डिसीजन इज द वे फॉर मोवजा रिवलॉइव टू विन, क्योंकि बस अगर वो इलिया के साथ स्ट्राइकिंग करता है तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि मोवजा की स्ट्राइकिंग इतनी टेक्निकल नहीं है और वो नोवेयर नियर है इलिया टुपुरे की स्ट्राइकिंग से। तो बेस्ट वे है ग्राउंड में लेके जाओ फाइट, और जितना हो सके फाइट को ग्राउंड में ही रखो। और अब इसके बाद लाइट वेट डिवीजन की बात करें, जहां पर करंट चैंपियन इस्लाम महाचेव है, तो यहां पर मैंने इस्लाम के 3 नाइटमेयर मैचअप्स को रखा है, और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं नंबर 1 पे रख दूं चार्ल्स ओलिवेरा को, बट ये थोड़ी सी पर्सनल बायसनेस हो जाएगी। एंड ऑल्सो ऑलरेडी इस्लाम महाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर रखा है, इसीलिए नंबर 1 पे मैं रखने वाला हूं अरमान सरूकियन को। नेक्स्ट ही फाइट इन दोनों की होने वाली है, जहां पर ये फाइट एक रीमैच रहने वाला है। और अगर फर्स्ट फाइट को हम देखें तो अरमान सरूकियन एब्सोल्युटली राइट है कि वो 22 इयर्स का था, वो अपनी फर्स्ट यूएफसी फाइट कर रहा था, वो भी शॉर्ट नोटिस में, और फिर भी उसने इस्लाम को ट्रबल में डाल दिया था, जहां पर वो बहुत ही कम फाइटर्स में से एक है जिसने इस्लाम महाचेव को टेक डाउन किया है। अब कपल ऑफ इयर्स में इस्लाम ने अपनी स्ट्राइकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, बट इसी के साथ अरमान सरूकियन की जो ऑलराउंड गेम है वो भी काफी डेंजरस है, जहां पर पूरी लाइट वेट डिवीजन में मुझे लगता है अरमान सरूकियन इकलौता ऐसा फाइटर है, मे बी हम यहां पर मैथ्यूज गैमरॉट को भी ले लें, बट एनीवेज नंबर 1 अरमान सरूकियन ही है जो इस्लाम महाचेव को ग्रैपलिंग में भी बीट कर सकता है। ऑल्सो जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो अरमान सरूकियन के पास डेफिनेटली वो पावर है जिससे कि वो इस्लाम महाचेव को ट्रबल में डाल सकता है। और जब ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस की बात आती है तो अरमान सरूकियन लाइट वेट डिवीजन का टॉप फाइटर्स में से एक होगा, जो बहुत ही फास्ट और काफी हेवी ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस या हैमर फिस्ट अपने ओपोनेंट्स के ऊपर लैंड करता है। अब कैसे अरमान सरूकियन इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अरमान सरूकियन को इस्लाम के टेकडाउन से जरा भी अफ्रेड ना होकर उसे प्रेशर डालना है, और मैं तो बोलूंगा खुद की भी टेकडाउन अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि अरमान की भी रेसलिंग एक टॉप रेसलिंग में से एक है, और अगर वो इस्लाम को टेकडाउन कर लेता है तो फिर वो अपने ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो कर सकता है, और यही चीज अगर वो मेंटेन रखता है लेटर राउंड्स तक भी, तो फिर जब वो इस्लाम के साथ स्ट्राइकिंग करेगा तो वहां पर भी उसकी स्ट्राइकिंग शाइन होने वाली है। और अगर अरमान स्टार्टिंग में इस्लाम को टेक डाउन कर लेता है तो लेटर राउंड में इस्लाम थोड़ा सा और जल्दी टायर्ड हो जाएगा, और यहां पर फिर मुझे लगता है कि अरमान सरूकियन स्ट्राइकिंग में भी इस्लाम महाचेव को बीट कर सकता है। बट सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर फाइट स्टाइल की बात करें, लाइक सपोज कि अरमान बस टेक डाउन ही करे जा रहा है, वो जरा भी स्ट्राइकिंग नहीं कर रहा, या फिर इसका ऑपोजिट लाइक अरमान सरूकियन बस स्ट्राइकिंग करने का देख रहा है, तो मुझे लगता है इंडिविजुअल स्टाइल में इस्लाम महाचेव अरमान को बीट करने वाला है। बट मैं यहां पर बोलूंगा कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में अरमान को ज्यादा रेसलिंग करने का देखना चाहिए, और फिर अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो फिर अरमान को अपने गेम प्लान को स्विच करके ज्यादा स्ट्राइकिंग करनी चाहिए। अब नंबर 2 नाइटमेयर मैचअप ऑफ इस्लाम महाचेव मैंने पिक किया है चार्ल्स ओलिवेरा, जहां पर सब जानते हैं कि इस्लाम महाचेव ने बहुत ही इजीली चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट कर दिया था, बट टू बी ऑनेस्ट फिर भी चार्ल्स ओलिवेरा वैसा फाइटर है जो इस्लाम को ट्रबल में डाल सकता है। और अगर हम चार्ल्स ओलिवेरा की लास्ट फाइट को देखें तो वहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ज्यादा काम लग रहा था, वो ज्यादा मस्कुलर लग रहा था, जिससे कि उसकी पावर इंक्रीज हुई, और बेशक चार्ल्स ओलिवेरा लास्ट राउंड में कैच हो गया, बट उससे पहले भी अगर हम देखें तो ओलिवेरा की चिन इस बार थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी, और फाइट में ज्यादा ब्रॉल न करते हुए वो देखता है कि वो कैसे अपने सबमिशंस को लगा सकता है। तो यही सेम अप्रोच मुझे लगता है इस्लाम महाचेव के साथ भी काफी बेनिफिशियल होगी। बट यहां पर एक मेन प्रॉब्लम है कि चार्ल्स ओलिवेरा जो इजीली माइकल चैंडलर को ग्राउंड में लेके जा रहा था, वो चीज वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट में नहीं कर पाएगा। तो अरमान का मैंने जैसे बोला कि उसे ज्यादा रेसलिंग करनी चाहिए, बट यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का मैं बोलूंगा कि उसे काम रहना है, उसे ब्रॉल में नहीं पड़ना है, बट यस उसे इस फाइट में ज्यादा स्ट्राइकिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो इस्लाम महाचेव को टेक डाउन करने वाले रूट में जाएगा
तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि यहाँ पर इस्लाम उसे काउंटर करके उसे ही ग्राउंड में ले जाएगा। अब नंबर 3 नाइटमेयर मैचअप की बात करें तो ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जहां पर मैंने पिक किया है फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया को। अब इलिया के पास साइज की बहुत डिसएडवांटेज है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि इलिया के पास नॉकआउट पावर है, तो समवट अरमान सुरुकिन की तरह उसके पास ग्राउंड गेम है और मूवमेंट होगी या फिर स्ट्राइकिंग होगी। उसकी अगर बात करें तो वी नो कि इलिया की टेक्निकल स्ट्राइकिंग, वो जिस वे से मूव करके अपने पंचेस को सेट करता है, वो फॉर श्योर टेक्निकल वे से बेटर है अलेक्जेंडर से। बस उसके पास वो साइज की डिसएडवांटेज है जो इस्लाम के फेवर में है, क्योंकि यहाँ से वो हेड किक्स को सेटअप कर सकता है। तो इलिया डिस्टेंस में रहकर तो इस्लाम महाचेव से नहीं विन कर सकता, बट जैसे कि उसने अलेक्जेंडर के साथ हो गया या फिर मैक्स हॉलोवे के साथ, वो रीच की एडवांटेज को खत्म कर दिया था, जहां पर बहुत ही स्मार्ट वे से वो डिस्टेंस को क्लोज करता है। वैसा सेम अगर वो इस्लाम महाचेव के साथ कर लेता है तो मुझे लगता है कि इलिया के पास वो पावर है जिससे कि अगर वो अपने फास्ट पंचेस में से कोई भी लैंड कर देता है तो वो इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर सकता है। और अब इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद की बात करें तो सारे ही टॉप 10 फाइटर्स नाइटमेयर मैचअप्स हैं बिलाल के लिए। ना जोक था, मैंने बस ऐसे 3 फाइटर्स पिक किए जो मुझे लगता है कि बिलाल मोहम्मद के लिए नाइटमेयर मैचअप्स रहने वाले हैं। बिलाल मोहम्मद के नंबर 1 नाइटमेयर मैचअप के बारे में बात करें तो मुझे लगता है ये फाइटर शाफकात राखमनोव रहने वाला है। अब डेफिनेटली इयन गैरी की फाइट के बाद काफी शाफकात के स्टॉक्स डाउन हो चुके हैं और मे भी कुछ ऐसे लोग हों जो पहले शाफकात को पिक कर रहे थे, बट उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद वो बिलाल मोहम्मद को पिक करें। और वैसे तो ये कुछ हद तक वैलिड भी है, जहां पर मैं भी बिलीव करता हूं कि बिलाल मोहम्मद के विन के चांसेस काफी इंक्रीज हो चुके हैं, बट फिर भी सबसे डेंजरस जो बिलाल मोहम्मद को बीट कर सकता है वो मुझे शाफकात राखमनोव भी लग रहा है। क्योंकि एक बात यहाँ पर काफी लोग बोल रहे हैं कि इयन गैरी की फाइट में पहले ही शाफकात इंजर्ड था और ये बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम आई थी इयन गैरी को ग्राउंड में लेके जाने की। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट में शाफकात को दे रहा हूं, जहां पर अगर वो 100% फिट होकर बिलाल मोहम्मद से फाइट करता है तो मुझे लगता है सारे वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स में से उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं बिलाल मोहम्मद को बीट करने के। अब कैसे शाफकात बिलाल मोहम्मद को बीट कर सकता है, तो मेन तो रहने वाला है कि जो बिलाल मोहम्मद अपना प्रेशर करता है जो समवट सिमिलर है मिराब के, और यही दो ऐसे फाइटर्स हैं जिनका मेन वेपन मुझे लगता है कि कार्डियो रहता है। तो ऐसे फाइटर को बीट करने के लिए शाफकात को चाहिए कि वो स्टार्टिंग में ही बिलाल को हर्ट कर दे। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में शाफकात के पास डेफिनेटली वो एबिलिटीज हैं जिससे कि वो बिलाल के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड कर ले, और क्योंकि उसके पास ज्यादा फिजिकल पावर है बिलाल मोहम्मद से, तो वो भी बिलाल को ग्राउंड में लेके जा सकता है। बट अगर वो ऐसा ना भी करता है तो तब भी अपनी रॉ पावर को यूज करते हुए, जहां पर ज्यादा टेक्निकल भी नहीं रहना है, बस बिलाल मोहम्मद को कैसे भी करके पुश बैक करना है और फिर अपने पंचेस को लैंड करके या तो फिर वो बिलाल को वहीं पर फिनिश कर दे या फिर बिलाल को इतना ज्यादा हर्ट कर दे कि बेसिकली बिलाल मोहम्मद अपने प्रेशर को ही ना डाल पाए। अब जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाएगी शाफकात राखमनोव के विनिंग ऑड्स डिक्रीज होते जाएंगे, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में शाफकात को चाहिए कि वो 3 राउंड्स के अंडर ही बिलाल को फिनिश कर दे। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि उसे कैसे भी करके वो नॉकआउट सीक्वेंस को लैंड करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिलाल मोहम्मद ज्यादा शाफकात के पंचेस को ले पाएगा। अब टेक डाउन करने की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टेक डाउन करने में काफी एनर्जी यूज होती है, और लेट्स बी ऑनेस्ट ये दूसरी या फिर तीसरी बार हम देख रहे हैं जहां पर शाफकात अपने ओपोनेंट को स्टार्टिंग में टेक डाउन नहीं कर पाया है। और ये सेम चीज अगर बिलाल के साथ रही तो बिलाल का कार्डियो बहुत ज्यादा है, वो बेसिकली शाफकात को लेटर राउंड्स में एग्जॉस्ट कर देगा। तो इसीलिए शाफकात को बस बिलाल के टेक डाउन्स को डिफेंड करने का देखना है और खुद की मेनली स्ट्राइकिंग के ऊपर फोकस करना है, जहां पर उसका एम रहना चाहिए कि वो अर्ली ही बिलाल को नॉकआउट कर दे। अब बिलाल मोहम्मद के सेकंड नाइटमेयर मैचअप की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये ओपोनेंट जैक डेला मेडेलेना रहने वाला है, जिधर मेन वीकनेस उसकी रेसलिंग है। वी ऑल नो दैट वो गिलबर्ट बर्न्स से ऑलमोस्ट फाइट को हार गया था, बट वो एक ऐसा फाइटर है जो अपनी साइज के एडवांटेज लेते हुए बिलाल मोहम्मद जब भी उसके ऊपर टेक डाउन को शूट करने की ट्राई करे, अगर तो बिलाल टेक डाउन करने की पोजीशन में आता है तो वो डेफिनेटली वहां पर कमिट करने वाला है और यहीं से जेडीएम नीज होगी या फिर अपर कट हो गया उन्हें लैंड कर सकता है। बट ये तो बस अभी हो रही है डिफेंस की बात, बट अगर ऑफेंस की बात मैं करूं तो मेनली जेडीएम की स्ट्रेंथ है स्ट्राइकिंग। और वेल्टरवेट डिवीजन में अगर हम देखें तो जैक डेला मेडेलेना एक ऐसा फाइटर है जो मे बी सबसे बेस्ट टेक्निकल स्ट्राइकर होगा, जो काफी अच्छे पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, और स्पेशली जो उसका बॉडी वर्क है जहां पर वो हमेशा बॉडी को टारगेट करता है। तो ये भी काफी बेनिफिट रहने वाला है अगर बिलाल मोहम्मद
मोहम्मद को स्लो डाउन करना है। बॉडी को टारगेट करना हमेशा कार्डियो वाले फाइटर्स के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, बट यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है टेकडाउन्स की। जो जेडीएम अगर डिफेंड कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि उसके पास काफी चांसेस हैं कि वो बिलाल को बीट कर दे। अब नंबर 3 नाइटमेयर मैचअप ऑफ बिलाल मोहम्मद के बारे में बात करें तो पहले मैं यहाँ पर रखने वाला था फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान को, बट क्योंकि कमारू उस्मान लास्ट 2 फाइट्स को हारा है तो प्रोबेबली उसे 2 और फाइट्स को विन करना होगा, और गिवन दैट कि उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि वो 2025 में 3 फाइट्स को कर पाएगा, और इसीलिए मैंने पिक किया है टॉप ऑफ द वेल्टरवेट डिवीजन का डार्क हॉर्स जिसकी कोई भी ज्यादा बात नहीं कर रहा, यानी कि जोकिम बकली। जोकिम बकली वेल्टरवेट डिवीजन का बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड फाइटर है, बट वो जब से इस डिवीजन में आया है वो 6-0 अनडिफीटेड चल रहा है। और अगर बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट मैचअप के बारे में बात करें तो जोकिम बकली के पास वो स्पीड और पावर है जिससे कि वो बिलाल मोहम्मद को नॉकआउट कर दे। स्टार्टिंग के राउंड्स में बिलाल के लिए बकली को ग्राउंड में लेके जाना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक तो वो ज्यादा हाइट का नहीं है तो उसके लिए इनिशियल टेकडाउन्स को डिफेंड करना रिलेटिवली थोड़ा सा इजी रहने वाला है, एंड ऑल्सो जो उसका साइज है, जो वो पावर को पैक करता है, वो आई डू थिंक कि बिलाल मोहम्मद के इनिशियल टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है। और बकली का मूव करना हम सब देख चुके हैं, वो काफी स्पीड है अपनी फीट में, एंड ऑल्सो उसका डिस्टेंस मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। तो अगर बिलाल उसके साथ स्ट्राइक करने का देखता है तो वो बिलाल को बहुत जल्दी काउंटर कर सकता है। उसकी बॉडी किक्स भी काफी अच्छी है जो मे बी बिलाल मोहम्मद को स्लो डाउन कर दे, और इसीलिए तीसरा नाइटमेयर मैचअप मैंने जोकिम बकली पिक किया है। और अब मूविंग ऑन टू द मिडिल वेट डिवीजन, तो इस डिवीजन का चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी है, जिधर मैंने ड्रिकस के 2 ओपोनेंट्स को पिक किया है जो उसके लिए नाइटमेयर मैचअप्स हो सकते हैं। तो नंबर 1 नाइटमेयर मैचअप मैंने रखा है हमजात चिमाएव को। जो भी हमजात ने अपनी हाइप को लूज किया था, बट फिर उसके बाद जो हमजात ने कमबैक किया है, जिधर वो कंप्लीटली ही डिस्ट्रॉय कर देता है रॉबर्ट विटेकर को, वो अंडर 1 मिनट ही रॉबर्ट विटेकर को सबमिट कर देता है। इसके ऊपर से वो चोक भी इतना ज्यादा डेंजरस था कि अब सारी हाइप वापस आ चुकी है, और मैं तो बोलूंगा लास्ट विन के बाद और भी ज्यादा हमजात की हाइप बन चुकी है, जहां पर अब काफी लोग बिलीव करने लग पड़े कि हमजात चिमाएव नेक्स्ट ईयर चैंपियन बनेगा। मेन चीज हर कोई जानता है हमजात की क्या रहने वाली है, वो जैसे ही फाइट स्टार्ट होगी वो कुछ भी हो जाए टेक डाउन को तो शूट ही करने वाला है, और बेसिकली हमें ड्रिकस से ये देखना है कि क्या वो उस टेक डाउन को डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि अगर वो पहले टेक डाउन को डिफेंड नहीं कर पाया तो उसी टेक डाउन के बाद एकदम से फाइट फिनिश हो सकती है, और इससे पता चलता है कि हमजात कितना ज्यादा डेंजरस फाइटर है, और सच में जो ड्रिकस का क्राउन है वो खतरे में है। अब क्योंकि ड्रिकस भी एक नॉर्मल फाइटर नहीं है, वो काफी अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, तो ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जहां पर वो हमजात के टेकडाउन को डिफेंड करके हमजात को प्रेशर करने लग पड़े, और फाइट अगर वो लेटर राउंड्स में ले गया तो फिर ये जो पूरा सिनेरियो है ये कंप्लीट ऑपोजिट हो जाएगा। बट हम यहां पर चैंपियन की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, बस नाइटमेयर मैचअप वाले ओपोनेंट्स की बात करें, तो इसीलिए अगर हमजात को ड्रिकस को बीट करना है तो मुझे लगता है उसे कुछ भी अपने गेम प्लान में चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसे जो वो इतने टाइम से करता रहा है, यानी कि एकदम से टेकडाउन शूट करना, उसे वैसा ही करना चाहिए, और अगर वो इस टेकडाउन में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके विनिंग रेट्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब सेकंड नाइटमेयर मैचअप की बात करें तो मैं यहां पर रखने वाला हूं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड को, जहां पर फाइनली इन दोनों का रीमैच बुक हो चुका है, और ये रीमैच पहली फाइट की तरह फिर से बहुत ज्यादा क्लोज जा सकता है। और अगर तो यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड जो उनकी लास्ट फाइट हुई थी वो अंडरस्टैंड किया होगा कि वो क्यों फाइट को हारा है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो इस रीमैच में एडजस्टमेंट कर लेता है तो मुझे लगता है कि वो ड्रिकस को बीट कर देगा। अब शॉन स्ट्रिकलैंड को वो क्या एडजस्टमेंट करनी है, शॉन स्ट्रिकलैंड को फाइट में ज्यादा एक्टिविटी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक साइड ड्रिकस डु प्लेसी था, हमेशा प्रेशर को पुट ऑन कर रहा था, वो कुछ ना कुछ शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर थ्रो करे जा रहा था, वेरस दूसरी साइड शॉन स्ट्रिकलैंड था, बेसिकली जब अपनी स्ट्राइक्स को थ्रो भी कर रहा था तो वो ज्यादा हार्ड पंचेस नहीं थे, वो बस लाइट स्ट्राइक्स थी, और यही मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसीलिए अगर इस रीमैच में शॉन स्ट्रिकलैंड अपनी स्ट्राइकिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेता है, जिधर वो थोड़े से हार्ड शॉट्स को थ्रो कर रहा है, तो आई डू थिंक कि शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को विन कर जाएगा। अब मे बी इस बार हम देखें कि शॉन स्ट्रिकलैंड भी टेकडाउन्स को शूट कर रहा है, ताकि अगर वो ड्रिकस को ग्राउंड में लेके चले गया तो फिर वो ड्रिकस को काफी जल्दी टायर्ड कर सकता है, तो इसीलिए टेकडाउन्स को शूट करना भी एक बुरा आइडिया नहीं रहेगा। उसकी ऑलरेडी स्ट्राइकिंग बेटर है ड्रिकस से, जिधर वो बेसिकली एक टेक्निकल फाइटर है और काफी ज्यादा स्ट्रेट पंचेस को थ्रो करता है, और जस्ट लाइक लास्ट फाइट जब भी ड्रिकस उस डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई करेगा तो स्ट्रिकलैंड उसके ऊपर जैब हो गया या फिर राइट स्ट्रेट पंच हो गया, उनको लैंड करने वाला है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि इन पंचेस में थोड़ी सी
पावर होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट फाइट में भी पंचेस लैंड हुए थे बट वो पंचेस काफी लाइट थे। और मूविंग ऑन टू द लाइट हेवीवेट डिवीजन, तो इस डिवीजन में एलेक्स परेरा चैंपियन है और यहाँ पर मैंने एलेक्स के 2 नाइटमेयर मैचअप्स को रखा है, जिसमें सबसे पहले नाइटमेयर मैचअप की बात करूं तो ये टू बी ऑनेस्ट एक वाइल्ड कार्ड रहने वाला है, जहां पर मैंने पिक किया है हामजा चिमाएव को। नंबर 1 थ्रेट एलेक्स परेरा के लिए हामजा चिमाएव रहने वाला है, जहां पर थोड़े से रूमर्स भी चल पड़े थे कि मे बी हामजा चिमाएव लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाकर डायरेक्टली टाइटल के लिए फाइट करे, और अगर ये रूमर सच हो जाता है तो मुझे लगता है कि एलेक्स के लिए ये काफी टफ फाइट रह सकती है, जहां पर आई नो कि एलेक्स परेरा के ज्यादा चांसेस है हामजा चिमाएव को स्ट्राइकिंग में नॉकआउट करने के। बट जब हम ओवरऑल फाइट को देखते हैं तो एलेक्स परेरा के लिए हामजा चिमाएव के टेकडाउन्स को डिफेंड करना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर तो हामजा फास्ट हुआ अपने टेकडाउन में, जहां पर सपोज की जैसे उसने रॉबर्ट विटेकर के ऊपर एकदम से टेकडाउन को शूट कर दिया था, वैसा सेम अगर वो एलेक्स परेरा के ऊपर करता है, तो इवन दो एलेक्स परेरा नीज बहुत अच्छे से थ्रो करता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एलेक्स को इतना ज्यादा रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा, और अगर वो ग्राउंड में चले गया तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि हामजा तो इसी टाइम एलेक्स को चोक आउट कर देगा। बट ऑब्वियसली ये सब तभी हो सकता है जब हामजा एलेक्स को ग्राउंड में लेके जाए, और यहीं पर मुझे लगता है कि हामजा को काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि एलेक्स भी जानता है कि हामजा उसके ऊपर टेकडाउन को डेफिनेटली शूट करेगा, तो वो पूरा रेडी रहने वाला है। और यहीं पर हामजा को कॉशियस रहना है, क्योंकि अगर वो अपनी टाइमिंग में थोड़ा सा भी ऑफ हुआ तो फिर एलेक्स परेरा उसके ऊपर नी को लैंड करने वाला है और वो वहीं पर नॉकआउट हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर हामजा टेकडाउन को लैंड कर लेता है तो फाइट प्रोबेबली ओवर हो जाएगी। अब नंबर 2 नाइटमेयर मैचअप की बात करें तो यहां पर ऑब्वियसली सब जानते हैं कि कौन सा फाइटर है। मैं बात कर रहा हूं मैगोमेड अंकलाएव की। इन दोनों की फाइट 2024 में ही हो जानी चाहिए थी, बट अब ये फाइट थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है, बट फॉर श्योर ये फाइट 2025 में होने वाली है। और वैसे भी पूरी लाइट हेवीवेट डिवीजन में बस एक ही फाइटर है जो एलेक्स परेरा को ट्रबल दे सकता है, जहां पर वो एक ऑलराउंड फाइटर है जिसको टेक डाउन्स भी करने आते हैं, और यही उसे सबसे ज्यादा डेंजरस बनाता है, क्योंकि अगर फाइट में एलेक्स परेरा स्टैंडिंग वॉर को विन कर रहा होगा तो मैगोमेड अंकलाएव के पास सेम ऑप्शन रहने वाला है जो उसने यान ब्लोविच की फाइट में अप्लाई किया था, जिधर स्टार्टिंग में अगर वो स्ट्राइकिंग में लूज हो रहा है तो उसके पास एबिलिटी है फाइट को ग्राउंड में लेके जाने की और वहां से फिर अपने ओपोनेंट को बीट करने की। तो सेम वो यहां पर एलेक्स परेरा के साथ भी कर सकता है। बट प्रॉब्लम यहां पर मैगोमेड अंकलाएव की ये है कि वो बहुत ज्यादा वोकल हो चुका है कि वो बस एलेक्स परेरा के साथ स्ट्राइकिंग ही करेगा, वो रेसलिंग को यूज भी नहीं करने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट अगर इस अप्रोच से मैगोमेड अंकलाएव जाता है तो मुझे लगता है कि वो नॉकआउट होने वाला है। बट अगर वो ये चीज अपनी ईगो में ना लेकर प्रॉपर फाइट को करके पूरे गेम प्लान को फॉलो करता है तो काफी चांसेस रहेंगे उसके एलेक्स परेरा को बीट करने के। जहां पर अगर वो एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो फिर वो एलेक्स के माइंड में वो टेक डाउन का थ्रेट डाल देगा, जिसकी वजह से एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग इफेक्ट होगी, और तब जाकर अगर मैगोमेड अंकलाएव अपनी स्ट्राइकिंग को भी यूज करने लगेगा तो फिर उसे स्ट्राइकिंग में सक्सेस मिलने वाली है। जहां पर पावर तो उसके पास है ही, एलेक्स परेरा थोड़ा सा ओल्ड भी हो रहा है, ये चीज भी हमें याद रखनी है। तो फाइट को मिक्स करते करते अगर नोवेयर से वो एक बिग पंच को एलेक्स परेरा के ऊपर लैंड कर देता है तो तभी जाकर वो फीट में भी एलेक्स परेरा को हर्ट कर सकता है। बट अगर सिर्फ वो इसी अप्रोच से आया कि वो बस स्ट्राइकिंग करेगा तो मुझे लगता है कि जीतना मुश्किल होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवीजन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर वैसे तो इस डिवीजन के 2 चैंपियंस हैं, बट अगर मेन बेल्ट यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की बात करें तो यहां का चैंपियन है जॉन जोन्स। जॉन जोन्स का बस एक ही नाइटमेयर मैचअप है और ये नो ब्रेनर है कि ये रहने वाला है इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल। टॉम एस्पिनल के पास डेफिनेटली वो एबिलिटी है जिससे कि वो जॉन जोन्स को नॉकआउट कर दे। जहां पर स्टार्टिंग के राउंड्स में वो ज्यादा फास्ट है जॉन जोन्स से, उसके पास ज्यादा पावर है जॉन जोन्स से, उसे भी टेक डाउन करने आते हैं। अब वो ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बट फॉर श्योर वो जॉन जोन्स को सरप्राइज करने के लिए उसे बेसिकली रग्बी टैकल करके ग्राउंड में भी लेके जा सकता है। यूथ भी उसके साथ है, यानी कि जस्ट अभी टॉम एस्पिनल प्राइम में एंटर किया है। वो हेवीवेट डिवीजन के कंपैरिजन में एक काफी यंग फाइटर है। वेयरएज जॉन जोन्स की बात करें तो ये किसी से भी नहीं छुपा है कि ये उसके फाइटिंग करियर के लास्ट टाइम चले हैं। बट यहाँ पर टॉम एस्पिनल के लिए 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें नंबर 1 तो यही रहने वाली है कि उसका ओपोनेंट द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है, जो अभी तक किसी से भी नहीं हारा है। और जैसे अभी टॉम एस्पिनल की हाइप बनी है, वैसे काफी फाइटर्स की पहले हाइप बनती थी जॉन जोन्स को बीट करने की, बट जैसे हम जानते हैं कि जॉन जोन्स को अभी कोई भी बीट नहीं कर पाया। अब सेकंड मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि टॉम एस्पिनल इस फाइट में फेस कर सकता है, वो है उसका स्टेमिना, जहां पर हर कोई इंप्रेस होता है कि टॉम एस्पिनल काफी जल्दी फाइट्स को फिनिश कर देता है। वो अभी तक अपने करियर में राउंड 2 के बाद गया ही नहीं है, बट यही चीज में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, जहां पर अगर तो टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स को जल्दी नॉकआउट नहीं कर पाया तो क्योंकि ये हेवीवेट डिवीजन है और जिस वे से टॉम एस्पिनल फास्ट मूव करता है, मुझे
बैड फीलिंग आ रही है कि टॉम एस्पिनल राउंड 3 ऑनवर्ड्स ही टायर्ड होने लग पड़ेगा, और अगर ऐसा होने लगा तो जॉन जोन्स फिर फाइट को बहुत ही इजीली विन कर जाएगा। और इसीलिए टॉम एस्पिनल के लिए की टू विक्ट्री रहने वाली है कि वो कैसे भी करके पहले 2 राउंड्स में जॉन जोन्स को फिनिश कर दे। अब स्टीपे मियोचिच की फाइट में जॉन जोन्स डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो दिखा है, जहां पर जब भी वो स्टीपे के अटैक से खुद को डिफेंड करके एग्जिट करने की ट्राई कर रहा था तो वहां पर समवट जॉन जोन्स मुझे थोड़ा सा स्लो दिखा। और ये चीज टॉम एस्पिनल को पिक करनी चाहिए, क्योंकि सेम वे से स्टार्टिंग के राउंड्स में अगर जॉन जोन्स उसके सामने बैक डाउन होता है तो टॉम एस्पिनल अपने क्लासिकल 1-2 पंचेस से जॉन जोन्स को अटैक कर सकता है। और क्योंकि यहां पर टॉम एस्पिनल फाइट कर रहा है तो बेशक जॉन जोन्स की चेन काफी अच्छी है, बट मुझे नहीं लगता कि वो टॉम एस्पिनल के पंचेस को ले पाएगा। तो कंक्लूजन बेसिकली ये है कि टॉम एस्पिनल को कैसे भी करके पहले 2 राउंड्स में फाइट को ओवर करना है, जहां पर आई थिंक सो टॉम एस्पिनल को पूरा ही कमिट कर जाना चाहिए कि पहले 2 राउंड्स उसके लिए करो या फिर मरो वाले, जहां पर उसे कैसे भी करके बेशक फाइट को ब्रॉल बनाना पड़े, बट उसे जॉन जोन्स को नॉकआउट करना है। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। अब आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, बट टू बी ऑनेस्ट इससे छोटी बनती ही नहीं ये वीडियो। मैंने तो कुछ चैंपियंस के बारे में सोचा था कि मैं और भी ज्यादा फाइटर्स को इंक्लूड करूं, बट फिर मैंने 3 ही फाइटर्स तक मैक्सिमम रखा है। बट अगर कोई फाइटर लीव हो गया हो जो अकॉर्डिंग टू यू गाइस 2025 में एक नाइटमेयर मैचअप होगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दैट्स इट। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।